हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स मेरे से हो पाएंगे मैं आपसे करवा दूंगी। तो चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपसे मैच खाते हैं वो सारे मैं करवाऊंगी। इसमें आज हम सबसे पहले मेरा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपकी बीएससी लेवल का पार्ट है। और बीएससी लेवल का ही मैं आपको इसमें से पूरा मैटर जो मेरे पास नोट्स में था उससे मैं आपको कराने वाली हूँ। और ये जो मैटर है इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी वीडियो बार बार देख के आपको और कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप इसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इसको देख के, और उसके बाद अगर कुछ लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैटर है वो भी काफी सफिशिएंट मैटर है। एम्ब्रियोलॉजी का मैं पूरा डिटेल में बीएससी की बुक से ही जो मैटर मैंने तैयार किया था वही मैं आपके साथ आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हम शुरू से ही धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक कराने की कोशिश करूंगी। पहले जो लेंथी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन तो ज्यादा आते हैं, और वो जो टॉपिक है हम जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, जल्दी से नहीं कर पाते, उन टॉपिक को हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़े इजी टॉपिक है उनको मैं कराने की कोशिश करूंगी। एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम भ्रूणिकी कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले जो टर्म एम्ब्रियोलॉजी है भ्रूणिकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये जो शब्द है सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। दूसरे एक वैज्ञानिक थे वेलेंस्की। वेलेंस्की ने एक परिभाषा दी थी, उन्होंने बताया कि ऑन्टोजेनिक यानी जो व्यक्तिगत विकास के अध्ययन को ही ओनिकी नहीं भ्रूणिकी कहते हैं। यानी जो किसी भी व्यक्ति के गर्भ से लेकर पूरी जो जन्म तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम भ्रूणिकी कहते हैं। किसके रूप में? व्यक्तिगत विकास के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें जो लोअर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, इनमें दोनों में अध्ययन किया जाता है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनमें जो ब्लास्टेमा है, ब्लास्टेमा में ब्लास्टोजेनोसिस की क्रिया होती है, इससे ब्लास्टोजोइड्स बनती है और उससे एक नए एनिमल का निर्माण हो जाता है। तो इसको भी हम भ्रूणिकी ही कहेंगे। और हायर एनिमल्स जिनमें हम जैसे एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, जोइड बनता है जिससे या तो एग के द्वारा बच्चे निकलते हैं और जिससे बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। इसी पूरी प्रोसेस जो होती है उसे ही हम भ्रूणिकी कहते हैं। ये किसने बताया था? बेलिंस्की ने ये बताया था। इसके अलावा अब आगे हम देखें तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, बेयर को कहा जाता है, क्योंकि बेयर ने एक नियम दिया था, उसे बेयर का लॉ भी कहते हैं। उन्होंने इसमें बताया था कि प्राणी के भ्रूणीय विकास में सामान्य लक्षणों का विकास पहले और विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। तो ये बेयर का लॉ था और इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। यानी जो प्राणी का गर्भ से लेकर जब विकास होता है, जब वो शिशु बनता है, तब तक के जो भ्रूणीय विकास होता है पूरा, उसमें सामान्य लक्षण होते हैं वो पहले आते हैं और जो एक विशिष्ट लक्षणों का विकास है वो बाद में आता है। तो इसके लिए ये इसे बेयर लॉ भी कहते हैं, ध्यान रख लेना, पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी अपने अपने जो है लॉ का प्रतिपादन किया था, तो इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एक था बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ जिसे किसने दिया था? मुलर और हैकल वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। यह नियम भी बेयर के नियम पर ही आधारित था। इसमें उन्होंने बताया था कि प्राणी के भ्रूणीय विकास में फाइलम कैरेक्टर का विकास पहले और स्पीसीज कैरेक्टर का विकास बाद में होता है। तो हम कैटेगरी जब पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमने देखा होता है, ये सबसे पहले आता है किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर फाइलम के बाद क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है और फिर जीनस, फिर स्पीसीज आती है। तो स्पीसीज सबसे बाद में आती है। तो स्पीसीज के जो कैरेक्टर है वो केवल एक विशेष एनिमल्स है उनमें ही मैच खाते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे प्राइमेट के ऑर्डर के जो गण है, जैसे इसमें स्पीसीज है मनुष्य, तो मनुष्य के कैरेक्टर केवल मनुष्य से ही मैच खाते हैं और किसी से मैच नहीं खाते हैं। लेकिन जो फाइलम कैरेक्टर है जैसे इनमें ये कॉर्डेट होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, ये सारे लक्षण एक दूसरे से मैच खाते हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स में मैच खाते हैं। तो फाइलम कैरेक्टर का विकास पहले और स्पीसीज कैरेक्टर का विकास बाद में होता है। इस नियम को कौन सा कहते हैं? बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। इसके अलावा कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी अपने अपने लॉ दिए थे, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, ल्यूवेनहॉक, जिसने सर्वप्रथम मनुष्य के स्पर्म को देखा था। ये भी ध्यान रख लेना, पूछ सकते हैं। मनुष्य के स्पर्म को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। ये फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो मैंने बता दिया, बेयर को बोला जाता है। ठीक है, तो बायोजेनेटिक कैरेक्टर हमने लॉ हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और भी लॉ थे। तो एक था रिकैपिटुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन का नियम। ये किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ध्यान रखना, बायोजेनेटिक लॉ तो मुलर और हैकल ने दिया था, लेकिन जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी था वो हैकल ने दिया था। रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या कहती है? इसे पुनरावर्तन नियम कहते हैं। ऑन्टोजोनी
रिपीट फाइलोजेनी, यानी जो व्यक्तिगत विकास है वो जातिगत विकास होता है उसको रिपीट करता है। तो ये ध्यान रखना है, कल जो नियम दिया था उसमें क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और नियम भी दिए गए थे, जिसमें जैसे परफॉर्मेटिव थ्योरी दी गई थी, पूर्व निर्मितवाद जिसको कहा गया था, जिसमें दो व्यू दिए गए थे, एक ओविस्ट व्यू दिया गया था, दूसरा एक स्पर्मिस्ट व्यू दिया गया था। ओविस्ट व्यू था वो स्वयं डब ने दिया था, जिसे पूर्व निर्मित सूक्ष्म रूप एग में होता है। इन्होंने बताया था कि जो पूर्व से निर्मित रूप सूक्ष्म है वो एग में होता है, जिससे ही भ्रूण का विकास होता है। दूसरी स्पर्मिस्ट व्यू था वो ल्यूवेन हॉक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पूर्व में जो सूक्ष्म रूप है वो स्पर्म के सिर में होता है और उसी से एक नए भ्रूण का विकास होता है। तो ये परफॉर्मेटिव थ्योरी दी गई थी। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे वॉल्फ, जिन्होंने दी थी एपिजेनेसिस थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी, एपिजेनेसिस थ्योरी, उसका समर्थन बेयर ने किया था। इन्होंने बताया था कि प्राणी के निर्माण के आवश्यक सभी पदार्थ वो पहले से ही एग में मौजूद होते हैं। तो इसके कारण इस थ्योरी को एपिजेनेसिस थ्योरी कहा गया था, और इसी से है नए भ्रूण का विकास होता है। इसी के अलावा एक थ्योरी दी गई थी जर्म लेयर थ्योरी, ये दी थी पेंडर ने दी थी। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्राणी का विकास है 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, यानी प्राणी का जब विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, उसमें 3 जनन स्तर बनते हैं और इन्हीं से सारे अंगों का निर्माण होता है। और ये थ्योरी जो है फेमस भी हुई थी। किसने दी थी, पेंडार ने ये थ्योरी दी थी। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 स्तर बनते हैं, जिनमें जो एक्टोडर्म होता है उससे एपिडर्मिस, स्किन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, बकल कैविटी, रेक्टम, एनिमल, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल मेडुला का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं एक्टोडर्म से कौन सी स्तर का निर्माण, कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है, या फिर अंगों का देख सकते हैं इससे कौन से स्तर से निर्माण होता है। ये थोड़ा सा ये जो लो है वो इम्पोर्टेंट होता है। मीजोडर्म, मीजोडर्म से डर्मिस बनती है, बोन्स प्लस मसल्स का निर्माण होता है, कार्टिलेज बनती है, ब्लड सर्कुलरी सिस्टम का निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है, टेस्टिस होता है, ओवरी का निर्माण होता है, डेंटाइन बनती है, थाइमस और स्प्लीन का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंडोडर्म जो स्तर बनता है उससे आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है, एलिमेंट्री कैनाल बनती है, लंग्स का निर्माण होता है, एक्सेसरी सिस्टम से बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनता है, यूटेरियस का निर्माण होता है। यानी जो हमारी आंतरिक अंगों का निर्माण है वो मुख्य रूप से किससे होता है, एंडोडर्म से हमारा निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जर्म लेयर थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जर्म प्लाज्म थ्योरी जो कि वीजमैन ने दी थी, जिसे हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। इन्होंने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है वो इसके 2 टाइप होते हैं, एक सोमेटोप्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म होता है जिसमें कायिक अंगों का निर्माण होता है, और जर्म प्लाज्म होता है जिसमें ही बीज होता है, जिससे ही नए भ्रूण का विकास होता है। तो ये थ्योरी को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इन थ्योरीज को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कशेरुकों में जो नोटोपोर्स का निर्माण होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोटोजेनेसिस कहते हैं। अभी जो स्टेज आ जाती है, यानी भ्रूणीय विकास में जो बीज लगता है, यानी जो गर्भ लगता है, उससे लेकर जो भ्रूण का विकास होता है, इसके दौरान कई सारी प्रोसेस होती हैं। इन प्रोसेस को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और यही एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। जैसे पेरेंटल स्टेज, जिसमें जैसे गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है जिसमें हम गैमेट्स का निर्माण करते हैं, यानी स्पर्म्स और एग का निर्माण होता है। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर इसके बाद क्लीवेज होता है, फिर इसके बाद ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होती है, ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, इसके बाद म्यूरिलेशन होता है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी है का निर्माण होता है। ये सारी स्टेज होती हैं, पेरेंटल स्टेज इनको बोला जाता है, क्योंकि ये जो पेरेंट्स होती हैं, यानी जो माँ होती हैं, उसके घर में इन सारी प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद जो बर्थ होता है, बर्थ के बाद जो मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी बच्चे का जो जन्म होता है उसमें कुछ चेंजेस और होते हैं, उसको नेटल स्टेज बोला जाता है। नेटल स्टेज के बाद की अवस्था जिसमें बच्चा इसमें बच्चा है वो छोटे से बड़ा होता है, उसे पोस्ट नेटल स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से 3 स्टेज होती है, प्री नेटल स्टेज और नेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज। 3 स्टेज होती हैं जो भ्रूण का पूरा विकास होता है उसमें, जिसमें न्यूरेलेशन तक जो स्टेज होती है वो भ्रूणीय विकास की अवस्था होती है, जो कि इसे प्री नेटल स्टेज बोला जाता है, जो माता के गर्भ में होती है। फिर उसके बाद जब बच्चे के बर्थ हो जाता है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो नेटल स्टेज, और उसके बाद की है पोस्ट नेटल स्टेज होती है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब हम सबसे पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो प्री नेटल स्टेज जितनी भी है उनके बारे में विकास अध्ययन हम एक एक का करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो
पेरेंट्स के अंदर होती है, जो माता पिता होते हैं उनके अंदर होती है। तो ध्यान रखना, माता पिता में जो द्विगुणित जन्म सेल्स होती हैं, हमारे अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक सोमेटिक सेल्स होती हैं और एक जनरल सेल्स होती हैं। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं या काइक सेल्स जो होती हैं, उनके द्वारा हमारे अंगों का, दैहिक अंगों का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारी जनरल सेल्स होती हैं या जर्म सेल्स होती हैं, इन सेल्स के द्वारा हमारे जनन अंगों का निर्माण होता है और इसी से हमारे गैमेट्स का निर्माण भी होता है। तो ये द्विगुणित जनरल सेल्स होती है हमारी, इनसे अगुणित युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, 2n होती हैं। इनसे हमारे गैमेट्स जो बनते हैं, गैमेट्स में क्या होता है, जैसे मेल में अब आपके स्पर्म तो बनते हैं, फीमेल में आपके एग बनते हैं। ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनके निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और एक होती है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, दूसरी oogenesis होती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है किसमें होती है, ये मेल में होती है और स्पर्म के निर्माण की जो क्रिया होती है इसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा जो oogenesis होती है वो फीमेल में होता है और जो द्विगुणी जनन सेल है उनसे जो एग का निर्माण होता है इस वाली पूरी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो ये दोनों चीज आप क्लियर हो गई, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में शुक्राणु जनन भी कहते हैं। ठीक है, जो वृषण होते हैं मेल में, उसमें जो द्विगुणित जनन कोशिकाएं बनती हैं उनसे अगुणित नर युग्मकों या स्पर्म्स के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसी यही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसका जो कंट्रोल होता है एफएसएच एंड एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किए जाते हैं। एंड्रोजन जो हमारे टेस्टिस द्वारा स्रावित किए जाते हैं, इनके द्वारा पूरा कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जर्म सेल होती है 2n होती है, जिसमें माइटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। इनमें मियोसिस के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और इनसे फिर स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहली प्रोसेस होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और दूसरी होती है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, जिससे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो दोनों प्रोसेस को ध्यान रख लेना, दोनों प्रोसेस में एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली प्रोसेस हमने देखी क्या होती है, इसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है। द्विगुणित जनन कोशिकाओं से अगुणित स्पर्मेटिड के निर्माण को, अर्थात इसके फलस्वरूप अगुणित स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड होता है, ये जो होता है, ये स्पर्म जो बनते हैं उसका ही रूप होता है, लेकिन इसका प्रीमैच्योर रूप होता है, जिसमें मॉडिफिकेशन के द्वारा फिर स्पर्म्स का निर्माण होता है, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसे तीन फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, तीसरी मैच्योरेशन फेज होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे हम गुणन अवस्था भी कहते हैं, इसके अंतर्गत द्विगुणित जर्म सेल से माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर जो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया बनता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। यानी जो हमारी जर्म सेल्स हैं उन सेल्स में ये 2n होती हैं, इनसे ही स्पर्मेटोगोनिया जो बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान ये होती है। ये भी 2n स्टेज ही होती है। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ फेज। इस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, आगे मैच्योरेशन फेज पढ़ेंगे जिसमें मियोसिस होता है, लेकिन ग्रोथ फेज में इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इस फेज में केवल ग्रोथ होती है, किसकी, स्पर्मेटोगोनिया जो बना है उसकी केवल ग्रोथ होती है। और ये जो डाइप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है वो वृद्धि करके डाइप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। यानी जो स्पर्मेटोगोनिया बना है
इसके द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसका निर्माण होता है और ये भी 2n की होती है। कैसी होती है? 2n ही होती है। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ तक 2n स्टेज होती है, कहाँ फिर हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होता है, ऐसे। तो अब अगला है हमारा तीसरी जो फेज आती है, इसमें मैच्योरेशन फेज आती है, जिसे परिपक्वन और प्रावस्था कहा जाता है। इस फेज में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ध्यान रखना, मैच्योरेशन फेज होती है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस की प्रोसेस होती है। यह अर्धसूत्रीय विभाजन 2 स्टेप्स में होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें सर्वप्रथम द्विगुणित प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट हमारी बनी थी, उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। क्योंकि मियोसिस के दौरान हमेशा हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, तो ये हमारी कैसी थी? 2n थी, लेकिन अब ये कैसी हो गई? ये हमारी n हो जाती है, यानी अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। अब जो अगुणित हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी n हमारी जो बनी है, उसमें मियोसिस सेकेंड होता है। और ये आप जब मियोसिस पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जो मियोसिस सेकेंड होता है वो माइटोसिस के समान ही होता है, जिसमें उस अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड या हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, उससे अगुणित स्पर्मेटिड्स का या हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इससे ही स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। कौन सी फेज में? मैच्योरेशन फेज में। तो एक द्विगुणित प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हमने देखी थी डाइप्लोइड जो स्पर्मेटोसाइट है, उससे 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ध्यान रखना ये भी, क्योंकि जो हमारी 2n सेल थी, इस पे फिर मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसमें 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, वो हैप्लॉइड बनती है, तो 2 बनती है, एक ये बन गई, एक दूसरी, ये दूसरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। जिस तरह से होती है, फिर इनमें मियोसिस सेकेंड होता है, क्योंकि मियोसिस के द्वारा हमेशा एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण होता है। तो इसमें इसमें जो सेल्स बनती है, इसमें 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इसमें 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे, तो 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, एक द्विगुणित प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्पर्मेटिड जो हमारा बन गया है, इसका जो मॉडिफिकेशन के द्वारा जो स्पर्म्स का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोइलियोसिस कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। स्पर्मेटिड या जो जो स्पर्मेटिड हमारे बनते हैं वो अचल या इमूवेबल होते हैं, यानी इस तरह से होते हैं। लेकिन जब ये मॉडिफिकेशन इनमें होता है, तो इसके द्वारा जो पूंछ वाले स्पर्म्स हैं उनका निर्माण हो जाता है, और ये जो चल या मूवेबल होती हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जिसमें अचल स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर चल स्पर्म बनाते हैं, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, केवल इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जिस चल जो स्पर्म होते हैं उसमें ये चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले चेंज इन द न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें परिवर्तन होते हैं। तो न्यूक्लियस में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्मेटिड की। तो स्पर्मेटिड में जो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये स्पर्म में चेंज होता है, तो इसके द्वारा कुछ परिवर्तन इसमें होते हैं। सबसे पहले चेंजेस होता है इसका न्यूक्लियस में होता है। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियाई जो होती हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो केवल न्यूक्लियस है वो कॉम्पैक्ट होकर कुछ लंबा हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाता है इसका? ये लंबा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है उसके पश्च भाग में एक खांच या नोच का निर्माण हो जाता है, मतलब इस तरह से एक खांच बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस हुए? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस नष्ट हो गया, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट और कुछ लंबा हो जाता है, और न्यूक्लियस के जो पश्च भाग है उसमें खांच स्लॉट या नोच का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुछ चेंजेस इसके साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होता है। साइटोप्लाज्म में जब चेंज होता है तो उसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम शुक्राणु का सबसे आगे का भाग होता है, और यह निषेचन में ही सहायक होता है। तो इस तरह से इसमें जो एक्रोसोम का निर्माण है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और एक्रोसोम का निर्माण होता है किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में होता है। गोल्गी बॉडी का जो एक वेसिकल होती है, यानी जो एक वेसिकल बनती है, उससे एक ग्रेनुल्स का निर्माण होता है, और इस ग्रेनुल को क्या कहते हैं? एक्रोसोम ग्रेनुलर कहते हैं, जो विकसित होकर एक्रोसोम का निर्माण करता है। इसमें सभी प्रकार के पाचक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम भर जाते हैं, किसमें? एक्रोसोम में। और गोल्गी बॉडी का जो शेष भाग है वो गोल्गी रेस्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। यानी जो गोल्गी बॉडी की के और भी भाग होते हैं, तो उनमें से केवल जो वेसिकल होता है उससे एक्रोसोम ग्रेनुल बनता है, जिससे एक्रोसोम का निर्माण होता है।
इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं। और गोल्जी बॉडी का जो शेष भाग है वो गोल्जी रेस्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आपकी, किसके रूप में नष्ट होता है? गोल्जी रेस्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ चेंजेस क्या होते हैं? तीसरा चेंजेस होता है इसमें सेंट्रोसोम में होता है। इसमें कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। किसमें? स्पर्मेटिड में 2 सेंट्रियोल्स मिलते हैं, जिनमें एक सेंट्रियोल, ये ध्यान रख लेना, न्यूक्लियस की खांच, जो हमने देखा था कि न्यूक्लियस में चेंजेस हुए इसके दौरान जो ये खांच बनी थी, उस खांच में जाके स्थापित हो जाता है। और जो खांच में जाके स्थापित होता है उस सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ सेंट्रियोल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। को निषेचन के समय एक्को दिया जाता है। किसको? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो न्यूक्लियस खांच में जाके स्थापित होता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और इसे निषेचन के समय एक्को दिया जाता है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन के रूप में कि स्पर्म का कौन सा सेंट्रियोल है वो निषेचन के समय एक्को दिया जाता है? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो निषेचन के समय एक्को दिया जाता है। और जो सेकंड सेंट्रियोल होता है वो स्पर्म की जो ग्रीवा है उसका निर्माण करता है, और इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है या दूरस्थ सेंट्रियोल इसको कहा जाता है। किसका निर्माण करता है? स्पर्म जो बनता है उसकी ग्रीवा का निर्माण करता है। दूरस्थ सेंट्रियोल या जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे एक्सियल फिलामेंट निकल जाता है, और यह एक्सियल फिलामेंट शुक्राणु के मध्य भाग और टेल पार्ट में स्थित होता है। यानी इस तरह से जो सिर पार्ट होता है उससे इस तरह से एक एक्सियल फिलामेंट निकलता है। किसके कारण निकलता है? डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे निकलता है, और जो शुक्राणु के मध्य भाग और टेल पार्ट में स्थित होता है। तो ये भी एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सियल फिलामेंट जो बनता है उसमें 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था पाई जाती है, क्योंकि हम माइक्रो फिलामेंट पढ़ते हैं जिनमें 9 डबलेट 9 सिंगलेट अवस्था पाई जाती है। तो एक्सियल फिलामेंट होता है स्पर्म का, उसमें 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें चेंजेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। तो हमने देख लिया 3 चीजों में, चेंज इन न्यूक्लियस हो गया, चेंज इन साइटोप्लाज्म हो गया, चेंज इन तीसरा सेंट्रियोल में हो गया, और चौथा चेंजेस होता है इसके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं, और समेकित या फ्यूज माइटोकॉन्ड्रिया को हम निवेन कण या निहर बन के कण कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पर्म जो होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो निवेन कण या निहर बन के कण इनको बोला जाता है। ये निवेन कण साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर एक सीथ का निर्माण करते हैं, और जिसे हम मैंचेट कहते हैं। यानी जो ये जो कण होते हैं फिर साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ जाते हैं और इसमें इस तरह से एक सीथ का निर्माण कर लेते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? मैंचेट कहते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। यह मैंचेट एक्सियल फिलामेंट के अग्रभाग के चारों तरफ व्यवस्थित होकर शुक्राणु का मध्य भाग बनाती है। तो शुक्राणु के मध्य भाग बनाने में एक्सियल फिलामेंट और मैंचेट सीट दोनों भाग लेते हैं। तो एक्सियल फिलामेंट के जो अग्रभाग है उसके चारों तरफ ये ऐसे स्थापित हो जाती है, और इस तरह से ये शुक्राणु का मध्य भाग बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है कि शुक्राणु के निर्माण में कितने सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं? तो ध्यान रखना, स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण के दौरान कितने सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं? 4। कौन कौन से? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन चारों परिवर्तन होता है जिसके कारण स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरा है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कितने साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं। अब देखो छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी इसमें, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल शुक्राणु के निर्माण में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गन नहीं होता है। तो ये ध्यान रख लेना। इस तरह से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक जो स्पर्म हमारा बना है जिसे हम नरयुग्मक भी कहते हैं, इस तरह से इनमें चेंजेस के द्वारा स्पर्म या नरयुग्मक का निर्माण हो जाता है। तो एक स्पर्म का हमने देखा था, टिपिकली स्पर्म हम जो देखते हैं उसके कितने पार्ट्स हो गए? हेड हो गया, मिड पीस हो गया और टेल हो गया, यानी 3 पार्ट्स का इसमें निर्माण होता है। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि जो स्पर्म्स बनते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ नॉन फ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं, कुछ फ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं। नॉन फ्लैजिलेट स्पर्म्स जिनमें पूंछ का अभाव होता है, और ये केवल किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं, जो कि निमोटेड वर्ग का प्राणी होता है, जिसका इस तरह से बिना पूंछ वाला बनता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। फ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है। सामान्यतः ये मोनोफ्लैजिलेट भी होते हैं जिनमें एक ही पूंछ पाई जाती है, और ये जैसे एनिमल में पाए जाते हैं, मनुष्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, सारे प्राणियों में पाए जाते हैं। और कुछ स्पीसीज जैसे शुक्राणु बाइफ्लैजिलेट होते हैं जिसमें 2 पूंछ बनती है, और ऐसे प्राणी जिसमें पाए जाती है ये टोड फिश में पाए जाते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन होते हैं उनको आप याद रखना। अब हम इसकी देख लेते हैं, स्पर्म की एनाटॉमी देख लेते हैं, जिसमें हम पहले स्पर्म के बारे में देखेंगे, हेड एनाटॉमी इसकी देखेंगे। तो हेड एनाटॉमी देख लें इसकी। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है, जो कि सबसे आगे का भाग है।
और ये निषेचन में सहायक होता है। इसकी आकृति प्रत्येक स्पीशीज के शुक्राणु में भिन्न होती है। इसके अलावा इसके पीछे एक्रोसोम के नीचे क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को ही हम निषेचन के समय अंडे को दिया जाता है। फिर इसमें एक खांच, हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें खांच बन जाती है, जिसके अंदर एक सेंट्रियोल स्थापित हो जाता है। एक सेंट्रियोल यहाँ होता है। जो न्यूक्लियस में सेंट्रियोल जाता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाता है, और ये भी निषेचन के समय किसको, एग को दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हेड है वो नेक की सहायता से मिड पीस से जुड़ा रहता है, और ये नेक डिस्टल सेंट्रियोल से बनी होती है। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है, जो मध्य भाग में पूंछ में मिलता है, और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ मैंचेट सीट पाई जाती है। ये पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, बता दी। तो एक्सियल फिलामेंट में जो माइक्रोफिलामेंट की व्यवस्था होती है कैसी होती है, 9 डबलेट प्लस 2 होती है, ध्यान रख लेना। लेकिन जो पूंछ होती है उसमें 9 सिंगलेट प्लस 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था पाई जाती है। दोनों चीज ध्यान रख लेना। एक्सियल फिलामेंट में पूछे तो 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था होती है, लेकिन टेल में पूछ ले तो 9 सिंगलेट प्लस 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा पूछ में तंतुओं की व्यवस्था देखें तो मैंने हाँ ये बता दिया, 9 सिंगलेट प्लस 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था इसमें पाई जाती है। तो ये मैंने पूरी आपको बता दी कि गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। अब इसको एक समराइज्ड करके भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे अगर आप चाहें तो आगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसे किसके द्वारा, एफएसएच और एंड्रोजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें एक डाइप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि 3 फेज होती है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज होती है। जर्म सेल जो होती है वो 2n होती है, जिसमें माइटोसिस की क्रिया होती है और इससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है। डाइप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ये फेज कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। इसके बाद आती है ग्रोथ फेज, जो स्पर्मेटोगोनिया वो वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2n में डिवाइड हो जाती है, बदल जाती है। इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसमें मियोसिस प्रोसेस फर्स्ट होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो कि हैप्लॉइड बनता है। और ये फेज कौन सी होती है, मैच्योरेशन फेज कहलाती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है, जिसमें स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और ये जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। फिर इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, कोई विभाजन नहीं होता लेकिन रूपांतरण होता है, और जिसमें हमने देखे थे कि परिवर्तन होते हैं जिससे स्पर्म्स का निर्माण होता है। ध्यान रखना, स्पर्मेटिड जो बनता है वो अचल होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसमें पूंछ बन जाती है और ये चल मूवेबल होता है। तो इसमें हमने देखे थे कि स्पर्मेटिड है उसमें चेंज होते हैं। तो चेंज इन न्यूक्लियस में होता है, जिसमें पश्च भाग में हमने देखा था नौच का निर्माण होता है। न्यूक्लियोप्लास्ट न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट और लंबा हो जाता है। फिर इसके साइटोप्लाज्म में चेंज होते हैं, जिसके दौरान फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होता है, जिसका निर्माण किससे देखा था हमने, गोल्जी बॉडी से होता है। फिर एक वेसिकल से ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, और एक्ट्रूसल जो ग्रेन्यूल है वो सभी पांचक लाइटिक एंजाइम्स के अंदर भर जाते हैं। इसके अलावा इसमें देखा था हमने चेंजेस सेंट्रोसोम में होता है, जिसमें 2 सेंट्रियल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल जिसे निषेचन के दौरान एग को दिया जाता है, और डिस्टल जिससे एक्सियल फिलामेंट बनता है। चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें सभी माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज हो जाते हैं और नए वर्णकण के ग्रेन्यूल बनाते हैं। तो फिर ये जब साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ जाते हैं तो एक शीट का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैंचेट शीट कहते हैं। तो एक्सियल फिलामेंट स्पर्म के मिड पीस प्लस टेल पार्ट में स्थित होता है, ठीक है, जिसमें 9 डबलेट प्लस 2 व्यवस्था पाई जाती है। और स्पर्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हमने देख लिया था, नॉन फ्लैजिलेट स्क्लेरस में होता है, और फ्लैजिलेट होते हैं वो जो कि मोनोफ्लैजिलेट सभी एनिमल्स में, और बाई फ्लैजिलेट होते हैं जो 2 टेल्स वाला होता है, केवल टोनफिश में पाया जाता है। तो और इसकी पूरी स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ आपको। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर हमने देखी, स्पर्म इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सबसे ऊपर का भाग है एक्रोसोम, जिसमें लाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। इसके बीच का पार्ट हेड होता है, जिसके अंतर्गत हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसे निषेचन के समय एग को दिया जाता है। फिर इसके बाद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसकी खांच में स्थित होता है, जिसे भी निषेचन के समय एग को दिया जाता है। फिर इसके बाद जो नेक पीस होता है इसकी उसकी गर्दन में डिस्टल सेंट्रियोल होता है, जिसे एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। इस तरह से ये पूरा आगे बन रहा है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। तो ये जो इसका जो मिड पार्ट होता है, मिड पीस होता है, उसमें एक्सियल फिलामेंट निकलता है। ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसके चारों तरफ जो शीट बन जाती है, इससे फ्रेंचेट शीट कहते हैं, ये दोनों मिलकर मिड पीस का निर्माण करते हैं। फिर इसके नीचे इसमें टेल पाई जाती है, पूंछ जो होती है, जिसमें 9 प्लस डबलेट 9 सिंगलेट प्लस 9 डबलेट प्लस 2 अवस्था पाई जाती है, तो इसमें टेल में। तो ये पूरा मैंने आपको जो स्पर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरी पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे oogenesis की प्रोसेस।
ठीक है, ये हमने क्या देखा था? ये हमने देखा था, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लिया, एक्रोसोम के बारे में पढ़ लिया, स्पर्म्स के बारे में पूरी स्ट्रक्चर दिख लिया, आपको अच्छे से इसको देख लेना है। oogenesis अंड जनन, अंडाशयों में द्विगुणित जनन कोशिकाओं से अगुणित अंडों का निर्माण। यानी हमें पता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल्स में जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर जर्म सेल्स बनती हैं। ये जर्म सेल्स कैसी होती हैं? डाइप्लॉइड होती हैं, यानी फ्लूइड होती हैं। इनसे हैप्लॉइड जो गैमेट्स बनते हैं, उन गैमेट्स को क्या कहते हैं? हम अंडों यानी एग का जो निर्माण होता है, इस प्रोसेस को oogenesis की प्रोसेस कहा जाता है। तो अंडजनन या oogenesis होती है, जिसमें भी कई फेजेस होती हैं। तो अंडजनन की ऊतरीड अवस्था अंडे का कार्य करके इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि oogenesis की जो प्रोसेस में ऊटिड बनता है, जैसे उसमें हमने स्पर्मेटिड देखा था, स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होता है, लेकिन अंडजनन की प्रोसेस में जो ऊटिड बनता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यही एग भी आगे कहलाता है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं ऊटिड अवस्था में कौन से चेंजेस होते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही एग के रूप में काम करता है। इसमें भी वही 3 फेज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज होती है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, गुणन प्रावस्था होती है, इसमें जो डाइप्लॉइड जर्म सेल है, उसमें माइटोसिस होता है, उससे डाइप्लॉइड ओगोनिया का निर्माण होता है। कैसा? डाइप्लॉइड ओगोनिया बनता है। फिर इसके बाद ग्रोथ फेज आती है। इसमें ये अंडजनन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है, एक लंबे समय तक चलती है। इसमें विभाजन तो नहीं होता है, लेकिन जो डाइप्लॉइड ओगोनिया वृद्धि करके डाइप्लॉइड प्राइमरी oocyte बनाती है, यानी 2 एंड डाइप्लॉइड oocyte है, वो का निर्माण करती है। जैसे मैमल्स है, उसमें 20 गुना वृद्धि कर जाती है, एम्फीबियंस में 200 गुना और पक्षियों में 4000 गुना वृद्धि कर जाती है। इसके लिए पक्षियों के अंडे थोड़े बड़े होते हैं। इसको भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। किसको? ग्रोथ फेज है, उसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी फेज होती है? 2, प्री विटेलिजेनेसिस पूर्व पीतक जनन अवस्था, और विटेलिजेनेसिस यानी पीतक जनन अवस्था उसमें होती है। यानी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें प्री विटेलिजेनेसिस होती है, यानी पीतक का जब अंडे में निर्माण होता है, उससे पूर्व की अवस्था, उसमें क्या चेंजेस होते हैं। फिर अंडे में जो पीतक का निर्माण हो जाता है, वो अवस्था होती है। दोनों किस्म के अंतर्गत आती है, ग्रोथ फेज में आती है। ध्यान रखना, ये प्री विटेलोजेनेसिस या पूर्व पीतक जनन अवस्था जो होती है, इस फेज में अनेक चेंजेस होते हैं। जैसे हमने कहा था कि इसमें से स्पर्मेटिड में चेंज होते हैं, यहाँ इसमें ग्रोथ फेज में ही ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसमें उभयचरी जो होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ध्यान रखना, इसमें केंद्रिकों की संख्या कितनी? 1200 तक हो जाती है। इसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं? हम चेंजेस ग्रोथ फेज में चेंजेस हो गए। इसमें चेंजेस इन द न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस में चेंजेस होता है, जिसमें केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, न्यूक्लियोइडों की संख्या बढ़ जाती है, और जीन एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए का निर्माण भी बढ़ जाता है। तो दोनों चीज ध्यान रखना, ये होते हैं न्यूक्लियस में चेंजेस। जिसमें शार्क, एम्फीबियंस के रेप्टाइल्स होते हैं, उनके केंद्रक में लैंप ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम किसमें बनते हैं? शार्क्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स के केंद्रक में बन जाते हैं। चेंज इन द साइटोप्लाज्म, इसके अलावा दूसरा चेंजेस इसमें साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है, वो इस तरह से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल होती है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहते हैं। इसे हम यॉर्क न्यूक्लियाई ऑफ वॉल्वियनी भी कहते हैं। पहले इसे कहा जाता था, क्योंकि इसको सबसे पहले वॉल्वियनी वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था, इसके लिए पहले इसको यॉर्क न्यूक्लियाई ऑफ वॉल्विनी कहते थे, अब इसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहते हैं। इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडी अधिक एक्टिव हो जाती है, और गोल्जी बॉडी से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, वो निर्माण होते हैं। गोल्जी बॉडी में किसका निर्माण करते हैं? ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जिन्हें म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, का निर्माण करते हैं, जो कि निषेचन झिल्ली में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, निषेचन झिल्ली के निर्माण में कौन भाग लेता है? गोल्जी बॉडी के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भाग लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं, उनमें एक सेंट्रियोल रह जाता है, एक सेंट्रियोल इसका नष्ट हो जाता है, यानी एक ही सेंट्रियोल है वो एग में जाता है, एक सेंट्रियोल इसका नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें इनफॉर्मेंस स्प्रीन का निर्माण होता है। ये किससे बने होते हैं? कि जो एमआरएनए अणु हमारे बनते हैं, उसके ऊपर प्रोटीन, जैसे एमआरएनए अणु होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन की लेयर आ जाती है, और इनको क्या कहते हैं? इनफॉर्मोसोम्स कण कहते हैं।
जो कि इमरजेंसी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। यानी इमरजेंसी में जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ये इन्फ्लोरेसेंस कण है वो काम आते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ये हमने देख लिया विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस में जो चेंजेस होते हैं वो। अब अगला होता है, इसमें दूसरी प्रोसेस होती है विटेलोजेनेसिस या पीतक जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, विटेलोजेनेसिस में पीतक का निर्माण होता है। अंडे के अंदर जो पीतक होता है, जिस मुर्गी के अंडे में यॉक बहुत ज्यादा होता है, पक्षियों में ज्यादा होता है और सब में कम होता है, लेकिन जो अंडे में, हर अंडे में पीतक का निर्माण होता है, जिसके अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो गति जो है पोषण प्राप्त करता है। तो विटेलोजेनेसिस प्रोसेस को कहते हैं। ध्यान रखना एक्स्ट्रागोनल यॉक फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना जो पीतक का निर्माण है हमेशा एक्स्ट्रागोनेडल होता है, यानी जनन अंगों के बाहर यॉक का निर्माण होता है, यानी ये हमेशा ओवरी के बाहर होता है। जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं उनमें फैट बॉडीज में बनता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें लीवर में यॉक का निर्माण होता है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई। इंसेक्ट्स में कहाँ होता है, फैट बॉडीज में यॉक का निर्माण होता है, वर्टिब्रेट्स में लीवर में निर्माण होता है। इसको ब्लड द्वारा घुलनशील अवस्था में फिर कहाँ पे, जो ओवेरी है उसके अंदर जो एग है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो अंडाशय की जो फॉलिकल सेल्स हैं फिर इसे ग्रहण करती हैं और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स में इसको भेजती हैं। यहाँ से फिर ये घुलनशील हो जाता है और प्लाज्मा में संग्रहित हो जाता है। जो अंडा होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये संग्रहित हो जाता है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से हेक्सागोनल यॉक प्लेट के रूप में संग्रहित बनता है। तो ध्यान रखना था विटेलोजेनेसिस की में जो पीतक का निर्माण का होता है वर्टिब्रेट्स में लीवर में होता है, जिसे फिर ब्लड के द्वारा घुलनशील अवस्था में अंडाशय ओवरी की जो फॉलिकल सेल्स में डाला जाता है, वहां से ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को पहुंचता है, वहां से ये घुलनशील होकर उपप्लाज्म में संग्रहित हो जाता है और इस तरह से यॉक पूरा साइटोप्लाज्म में बदल जाता है। इसके अलावा तीसरी, अब ये हो गई हमारी दो फेज हमने देख ली। तीसरी फेज होती है मैच्योरेशन फेज। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, इसमें डिवीजन होते हैं। प्राइमरी oocytes जिसने अच्छे से वृद्धि कर ली, इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट होता है और लेकिन ये अनइक्वल होता है। ये ध्यान रखना कैसा मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल होता है, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है जो एगोनिक बनती है और एक हैप्लॉइड पोलर बॉडी या पोलोसाइट फर्स्ट का निर्माण होता है। एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये छोटा oocyte बनता है और एक बड़ी हैप्लॉइड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। फिर इसमें सेकेंडरी oocyte होता है, उसमें फिर मियोसिस सेकंड होता है, ये अलग हो जाती है, जिससे हैप्लॉइड ootroid बनता है, एगोनित होता है और एक हैप्लॉइड पोलर साइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें जो अंडा बनता है वो हमेशा एक बनता है और 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है, क्योंकि जो पोलर बॉडी है उसमें भी डिवीजन होता है। तो इस तरह से इसमें 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं और एक हैप्लॉइड ootroid का निर्माण होता है जो कि अंडे के रूप में काम करता है। यानी ootroid ही ओवम का कार्य इसमें करती है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। तीनों पोलर बॉडीज हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ootroid ही ओवम का कार्य करता है। तो ये ओवम या जो अंडा होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये एक वन सेल स्ट्रक्चर होती है, यानी क्योंकि एक सेल है ये, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण इस तरह से बन जाता है। तो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म कहते हैं। और ऊप्लाज्म जो होता है उसमें ही तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। इसके अलावा इनमें इन्फॉर्मेशंस होते हैं और इसमें एक ही सेंट्रियोल पाया जाता है। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना कि ऊप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, ये ओवम की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। तो मैं पूरा एक समरी के रूप में आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था कि जो हमने देखा था कि जो जर्म सेल होती है, ठीक है, जर्म सेल से क्या बनता है, ओवोनिया बनती है। इस फेज को क्या कहते हैं हम, इस फेज को हम कहते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। फिर ये जो ओवोनिया है वो ग्रोथ फेज में वृद्धि करती है जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है जो कि अनइक्वल होता है, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte बनता है जो हैप्लॉइड होता है और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस सेकंड होता है जो भी फिर भी अनइक्वल होता है, जिसमें एक ootroid या एगोनिट बनता है जो बाद में ओवम के रूप में काम करता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। इसके अलावा जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें भी चेंजेस, उसमें भी 2 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है और इस तरह से ये 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं जो कि आगे नष्ट हो जाती हैं और केवल एक एग रह जाता है जिसे हम ओवम कहते हैं। जो oogenesis में ग्रोथ फेज है उसमें चेंज होते हैं। सबसे लंबी प्रावस्था, इसमें कोई विभाजन नहीं है, डाइप्लॉइड ओवोनिया से प्राइमरी oocyte का निर्माण इसमें होता है। तो कौन कौन से चेंजेस हमने देखे थे,
प्री विटेलोजेनेसिस जो होता है पूर्व पृथक जनन, उसमें चेंजेस होते हैं, जिसमें चेंज इन द न्यूक्लियस होता है, जिसका साइज बढ़ा, न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें एम्फीबियंस में संख्या 1200 तक हो जाती है। एमआरएनए आरएनए ट्रांसफर टीआरएनए का निर्माण बढ़ जाता है, जिसे जीन एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। इसके अलावा शार्क, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में लैम्प्रेस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, जो लैम्प्रेस क्रोमोसोम होते हैं इनमें एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा चेंजेस इनमें साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें गोल्जी बॉडीज एक्टिव हो जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, जिससे एक समूह में बन जाते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स या यॉर्क न्यूक्लियाई वोल्विनी कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेंट्रोसोम है, और एक सेंट्रियोल नष्ट हो जाता है, एक के परिधीय भाग में ये एकत्रित हो जाते, क्या कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स हैं वो परिधीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं, जो कि निषेचन झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें इन्फॉर्मेशंस कण का निर्माण होता है, जिसकी खोज किसने की थी? स्प्रिन ने की थी। जिसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए अणु है इनके तरफ प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशली काम आते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया था, मैंने इस समरी के रूप में आपको बता दिया है। बिटेलोजेनेसिस ट्रांसपोर्ट दूसरी प्रोसेस होती है इसमें बिटेलोजेनेसिस। तो हमने देखा था कि कैसे बिटेलोजेनेसिस में जो पीतक का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ओवरी के बाहर होता है। तो वर्टिब्रेट्स में कहाँ होता है? लीवर में होता है। और जो कीट होते हैं उसमें कहाँ होता है? फैट बॉडी में होता है। तो पीतक जनन या पीतक निर्माण प्लस पीतक संग्रह की जो प्रोसेस होती है उसी को ही पीतक जनन कहते हैं। ये हमेशा एक्स्ट्रागोनेड या ओवरी के बाहर होता है, कशेरुकियों में लीवर में और कीटों में फैट बॉडी में होता है। जिसके बाद ये जो फैट बॉडी में बन जाता है, लीवर में बनता है, इसके बाद ये ब्लड में चला जाता है घुलनशील अवस्था में, जिसमें पीतक का ये परिवहन करते हैं। फिर यहाँ से ये ओवरी की फॉलिकल सेल्स में चला जाता है। फिर यहाँ से फॉलिकल सेल से ओवरी के साइटोप्लाज्म में संग्रह किया जाता है। फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को चला जाता है, जहाँ ये पीतक को घुलनशील बना देते हैं। और इस तरह से जो यॉक है उसकी मात्रा वो ब्लड से अलग हो जाती है, और इस तरह से केवल यॉक इसमें रह जाता है। टाइप ऑफ यॉक, यॉक के टाइप दो प्रकार के होते हैं, या तो ये ग्रेनुअल यॉक के रूप में बनता है या प्लेटलेट यॉक के रूप में बनता है। ग्रेनुअल यॉक किसमें पाया जाता है? एकाइनोडर्मेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स में पाया जाता है। जबकि जो प्लेटलेट यॉक बनता है जिसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो अभी अब दिखाई थी स्ट्रक्चर, इसमें इस तरह से प्लेट के रूप में बन जाता है। ये किसमें होता है? ये मुख्य रूप से जो मोस्टली जो सारे एनिमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जिसमें एक अणु फॉस्फेटिन होता है और दो अणु लिपोबिटेलिन के होते हैं। कैसी व्यवस्था होती है जिसमें एक अणु फॉस्फोबिटिन का होता है, दो अणु लिपोबिटेलिन के होते हैं। तो अणु फॉस्फोबिटिन जो होता है उसमें 8.4% होता है और लिपोबिटेलिन उसमें 17.5% होता है। तो ये सारी मैंने एक समरी के रूप में भी आपको बता दिया है। ठीक है। इसमें जो ओवम की स्ट्रक्चर होती है वो भी हमने देख ली थी कि एक सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तरह से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम प्लाज्म कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं और यॉक इसमें पाया जाता है। इसमें केवल एक बंद सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होता है और एक बंद सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। तो ये हमने क्या देख ली? oogenesis की प्रोसेस देख ली। इस तरह से हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा और oogenesis देखा। तो इसमें हमने स्पर्म का निर्माण देख लिया, गैमेटो और oogenesis की प्रोसेस में हमने एग का निर्माण देख लिया। अब जो एग हमारा बना है वो भिन्न भिन्न प्राणियों में इसमें अलग अलग तरह की एग मेम्ब्रेन्स बनती हैं। इसके अलावा एग भी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारा एग बनता है फिर उस पर धीरे धीरे इस तरह से एग मेम्ब्रेन्स का निर्माण हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से इसमें ये तीन टाइप्स की जो है एग है मेम्ब्रेन है वो बनती है। किसके आधार पर? ओरिजिन के आधार पर इनमें तीन टाइप्स की एग मेम्ब्रेन या अंड झिल्लियां बनती हैं। वो अंडे के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। तो तीन प्रकार की अंड झिल्लियां के आधार पर इनको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है, दूसरी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है, तीसरी टर्शरी एग मेम्ब्रेन इनको बोला जाता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो बनती है इसकी ओरिजिन प्राइमरी oocyte से होती है, यानी स्वयं अंडा ही इसका निर्माण करता है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का। जिसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स आती हैं? बेटेलियन मेम्ब्रेन आती है, जो कि इंसेक्ट्स में, काइनोडर्म, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती है। ध्यान रखना, बेटेलियन मेम्ब्रेन कैसी है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जिसका निर्माण प्राइमरी oocyte या स्वयं अंडे से होता है। दूसरी होती है कोरोना, जो कि फिशेज में पाई जाती है, ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। जोना पेलिसूडा, जो कि मैमल्स में मुख्य रूप से जो
मनुष्य में पाई जाती है, ये भी कैसी है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। जेलीकॉट जो कि काइनोडर्म्स में पाई जाती है, वो भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे डीपली क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इसकी उत्पत्ति ओवरी से होती है। किससे होती है? ओवरी या अंडाशय से होती है। जोना रेडिएटा के रूप में जानी जाती है, जो कि मैमल्स में बनती है, मुख्य रूप से मनुष्य में बनती है। जेलिकॉट के रूप में वो फिशेज में बनती है, और काइटिनियस कैप्सूल के रूप में इंसेक्ट में बनती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के रूप में। तीसरी होती है टर्शरी एग मेम्ब्रेन। टर्शरी एग मेम्ब्रेन जिसकी उत्पत्ति ओविडक्ट या यूटेरियस से होती है, नलिका या गर्भाशय से होती है, जिसमें जेलीकॉट का निर्माण होता है। किसमें? एम्फीबियंस में होता है। शेल बनता है, जैसे जो अभी आगे हम अंडे के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह से जो पूरा बाहर का जो शेल होता है वो कैसी मेम्ब्रेन है? टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में बनती है, जो कि किससे बनती है? ओविडक्ट या यूटेरियस के इसकी उत्पत्ति होती है। शेल मेम्ब्रेन इसकी बनती है, वो 2 लेयर्स होती है, जो कि बर्ड्स में बनती है। एल्यूमिनियम लेयर पाई जाती है बर्ड्स में, वो भी टर्शरी एग मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। और चैलिडल मेम्ब्रेन पाई जाती है बर्ड्स में, वो भी किसका? टर्शरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। तो ये पूरी मेम्ब्रेन आपको ध्यान रखनी है, और कौन सी मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, तो इसके आधार पर हमने 3 मेम्ब्रेन देख ली। इसकी समराइज मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक ध्यान रखना, स्तनियों में मुख्य रूप से जो प्रोटीथियंस होते हैं, यानी जो पक्षी के समान जो अंडे देते हैं, उनको छोड़कर जो मैमल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी और टर्शरी एग मेम्ब्रेन का मुख्यतः अभाव पाया जाता है। यानी इसमें कुछ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हमने देखी थी, प्राइमरी यूरोसाइट से बनती है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉलिकल से, और इसकी ओविडक्ट से हमने देख ली थी। ये तो एग मेम्ब्रेन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो एग होते हैं उनके भी टाइप्स अलग अलग होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एग, यानी सेल जो होता है, कवच होता है, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एग्स है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल, यानी कवच की उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, क्लीडोइक एग होते हैं, दूसरे नॉन क्लीडोइक एग होते हैं। क्लीडोइक एग उनको कहते हैं जिनमें शेल प्रेजेंट होता है, यानी जिनमें कवच पाया जाता है। जैसे जैसे देखते हैं ना, मुर्गी के अंडे में जो है रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंडे में सफेद सफेद सी जो परत होती है वो शेल होता है, कवच होता है। तो जो जिनमें कवच पाया जाता है उन अंडों को क्लीडोइक अंडे कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट और प्रोटीथियंस में पाए जाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो अंडे देते हैं उनमें ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं नॉन क्लियोडेक अंडे, इनमें शेल एब्सेंट होता है, जैसे मैमल्स हो गए जो जिनके मुख्य रूप से बच्चे पैदा होते हैं, उनमें शेल एब्सेंट होती है उनके अंडों में, तो उनको नॉन क्लियोडेक एग कहा जाता है, जिनमें यूथीरिया, मेटाथीरिया और एम्फीबियंस मुख्य रूप से आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक की मात्रा के आधार पर भी, जैसे किसी के अंडे छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के जैसे तुम का अंडा बहुत बड़ा होता है, तो जो यॉक की मात्रा होती है उसके आधार पर जो अंडे होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अमाउंट ऑफ यॉक के आधार पर एल एसिथल होते हैं, यानी जिनमें लगभग एग है वो एब्सेंट होता है, यानी बहुत छोटे होते हैं ऐसे अंडे। ये मुख्य रूप से यूथूरिया यानी मनुष्य में और मैमल्स में पाए जाते हैं। ओके, दूसरे होते हैं माइक्रोलेसिथल ओलिगोलेसिथल एग होते हैं, जिनमें जो यॉक है, यानी इनसे ये अंडे थोड़े बड़े होते हैं, इनमें यॉक की मात्रा पाई जाती है लेकिन कम या सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से एकाइनोडर्मेट्स के, प्रोटोकोडेट्स और मेटाथीरिया में इस तरह के अंडे पाए जाते हैं। तीसरे एग होते हैं मीजोलेसिथियल एग होते हैं, जिनमें योग की मात्रा इनसे ज्यादा होती है, यानी मध्यम प्रकार के होते हैं, और ये मुख्य रूप से एम्फीबियंस यानी मेंढक में और डिप्लोई मछलियों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले कि माइक्रोलेसिथल एग किसका उदाहरण है, मीजोलेसिथल एग किसका उदाहरण है, तो इसके लिए पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल या मेघालेसिथल भी इनको बोला जाता है, जिनमें योग की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से बड़े अंडे का निर्माण करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आता है प्रोटीथिलिया, बर्ड्स, रेप्टिलिया, फिशेज और इंसेक्ट, यानी मुख्य रूप से जो अंडे देते हैं उनमें ये आते हैं। ये चारों प्रकार के अंडों की योग की अमाउंट के आधार पर देख लेना, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, पॉलीलेसिथल, जिसे मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल भी कहते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन प्लाज्म। तीसरा है कि जो यॉक जो होता है साइटोप्लाज्म में, जो एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो यॉक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके आधार पर भी अंडे कई प्रकार के होते हैं। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग होते हैं, यानी जो ऊप्लाज्म है उसमें यॉक का समान वितरण होता है, यानी जो चारों तरफ जो अंडे में जो साइटोप्लाज्म होता है, अगर उसमें चारों तरफ यॉक
स्त्राव होता है, तो उस प्रकार के अंडे होते हैं होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल होते हैं। और ये माइक्रोलेसिथल एग है उसका उदाहरण है, यानी माइक्रोलेसिथल एलेसिथल एग होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। दूसरे अंडे होते हैं हेट्रोलेसिथल या एनाइसोलेसिथल, यानी जो ऊप्लाज्म है उसमें यॉक का असमान वितरण होता है। यानी इसमें जैसे जो अंडा है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो यॉक है वो केवल एक ही एरिया में इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी एरिया में खाली होता है, तो उसके आधार पर ये अंडे कैसे होते हैं हेट्रोलेसिथल या एनाइसोलेसिथल इनको कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल ये होते हैं। टीलोलेसिथल यानी यॉक एग के एक पोल में जिस तरह से एक ही साइड व्यवस्थित हो जाता है, यानी जो यॉक है वो एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक ही साइड पूरा व्यवस्थित हो जाता है, ऐसे अंडे कैसे कहलाते हैं टीलोलेसिथल। इसके आधार पर ये दो प्रकार के पोल का निर्माण करते हैं, यानी जहां पर एग पाया जाता है उसे कैसा पोल कहते हैं वेजिटल पोल को कहा जाता है, ठीक है, या यॉक पोल भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर यॉक नहीं पाया जाता है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं, या फिर इसको यॉक फ्री पोल भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीलोलेसिथल एग होते हैं वो भी फिर दो प्रकार के होते हैं, मीजोलेसिथल एग और दूसरे मियोलेसिथल एग, जो हमने पढ़े थे पॉलीलेसिथल या मियोलेसिथल एग होते हैं। मीजोलेसिथल एग होते हैं जिसमें एम्फीबियंस में पाया जाता है, जिसमें एपी और बीपी बराबर होते हैं, यानी एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल बराबर होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो अंडे के अंदर यॉक तो एक साइड हो जाता है लेकिन आधे भाग में पूरे में यॉक आ जाता है, तो इसमें ये जो वेजिटेबल पोल है और ये एनिमल पोल एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरे होते हैं मियोलेसिथल एग जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल में पाए जाते हैं, जिनमें अधिकांश यूप्लाज्म में जो यolk है वो पाया जाता है, यानी जो इस तरह से इनमें अधिकांश भाग है उसमें यolk भर जाता है, जिसके कारण ये अंडे बड़े भी होते हैं। केवल इतना सा भाग जैसे ये बचता है जिसमें जो यolk नहीं पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे एनिमल पोल बोलते हैं, और इस भाग को वेजिटल पोल बोलते हैं। तो एनिमल पोल एक छोटी सी जर्मिनल डिस्क के रूप में ही दिखाई देता है। तो इस ऐसे एग के कहलाते हैं मियोलेसिथल एग कहलाते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं, तो ये इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, मुख्य रूप से इनसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मियोलेसिथल एग में व्यवस्था यॉक की कैसी होती है, मिजोलेसिथल एग में कैसी व्यवस्था होती है। दूसरे प्रकार के एग होते हैं हमने देखे थे टीलोलेसिथल और दूसरे होते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। इनमें जो एग है इसमें जो यॉक है बिल्कुल साइटोप्लाज्म में बिल्कुल मध्य में सेंट्रल पार्ट में व्यवस्थित हो जाता है, और बाहर का जो भाग है वो यॉक फ्री होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम वेजिटल पोल बोलेंगे, और बाहर वाले भाग को हम एनिमल पोल बोलेंगे। ये किसमें पाए जाते हैं मुख्य रूप से इंसेक्ट में। तो ध्यान रखना है आपको कि टीलोलेसिथल एग दो प्रकार के हो गए, कौन से मिजोलेसिथल जो एम्फीबियंस में होते हैं, मियोलेसिथल जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होते हैं, और सेंट्रोलेसिथल एग किसमें होते हैं इंसेक्ट्स में होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे, इसको आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है। मैंने पूरा जितना प्रोसेस थी वो अच्छे से आपको बता दिया है। कुछ एग हैं जिनकी व्यवस्था हम देख लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो इंसेक्ट एग, सबसे पहले हम देखें इंसेक्ट एग। तो हमने देखा था कि जिनमें कवच पाया जाता है वो क्लियोडोइक एग होते हैं। तो इंसेक्ट एग कैसा हो गया, क्लियोडोइक हो गया। इसके अलावा इसमें जो यॉक है वो ज्यादा होता है, इसके लिए पॉलीलेसिथल हो गया। और इसमें जो यॉक है वो सेंट्रल में होता है, इसके लिए सेंट्रोलेसिथल हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक काइटिनियस कैप्सूल में एक छिद्र भी होता है। क्या इसमें जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है, काइटिनियस कैप्सूल कहलाती है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। क्वेश्चन 2025 वाली एग्जाम में पूछा गया था कि जो काइटिनियस कैप्सूल में एक छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स में वो माइक्रोपाइल कहलाता है, ठीक है, जहां से जो स्पर्म है वो एग के अंदर प्रवेश करता है। तो ये चारों चीज मैंने आपको बता दी है, इसको ध्यान रखनी है। दूसरा होता है मैमेलियन एग, यानी जो मुख्य रूप से मनुष्य का जो एग होता है, क्योंकि इसमें कवच नहीं बनता है तो नॉन पीरियोडिक होता है, इसमें यॉक भी बहुत कम मात्रा में होता है, तो एलेसिथल होता है मुख्य रूप से, और ये राउंड होता है। इसमें जो लेयर्स पाई जाती है उसमें जो सबसे बाहर की लेयर होती है जोना रेडिएटा इसको कहते हैं, सबसे बाहरी मल्टी सेलुलर लेयर होती है ये जोना रेडिएटा होती है। इसके बाद मध्य की लेयर होती है उसे जोना पेलिसुडा कहते हैं, और उसके अंदर सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे बेटिलियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये थोड़ा इनकी लेयर के बारे में ध्यान रख लेना। तीसरा होता है एम्फीबियन का एग होता है। एम्फीबियन में हमने देखा था कि इसमें जो योग होता है, यॉक होता है वो पाया जाता है, और एनिमल पोल वेजिटेबल पोल एक दूसरे के बराबर होते हैं।
इसके लिए मीजोलेसिथल होते हैं, कीलोलेसिथल होते हैं और इनमें कवच नहीं होते, इसके लिए नॉन पीरियोडिक होते हैं। इनमें जो होते हैं अंडे बहुत सारे बन जाते हैं, जिनमें इसमें सबसे बाहरी जो जेलीकॉट बनती है, इसमें के कारण जो कई सारे एग है वो इस तरह से बहुत सारे एग इसमें चिपक जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम स्पॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। जब एग बहुत सारे चिपक जाते हैं उसको स्पॉन कहते हैं। किसके कारण? जेलीकॉट के कारण। इसमें जो एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल कौन सा होता है? यॉक फ्री वाला भाग जो है वो पिगमेंटेड होता है। कैसा होता है? पिगमेंटेड पार्ट होता है। और जो वेजिटल पोल होता है वो लाइट येलो प्रकार का होता है। कैसा? लाइट येलो प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें जो अंडा है निषेचित हो जाता है। निषेचित अंडे में एक संरचना और बनती है, इस तरह से त्रिभुज के आकार की सी संरचना बनती है जिसे कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्रे क्रिसेंट संरचना किसमें पाई जाती है? तो एम्फीबियंस के एग में पाई जाती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम देखें मुर्गी का अंडा, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। यानी बर्ड मुख्य रूप से जिसमें हम हैन के अंडे के बारे में ही बात करते हैं। तो ये ओवल शेप होता है, क्लियोडॉइड कवच होता है, क्लियोडॉइड होता है, यॉक की मात्रा अधिक है, पॉलीलेसिथल होता है और ये इसमें जो यॉक है वो बराबर से वितरित नहीं होता, इसके लिए म्यूलेसिथल होता है। ठीक है। इसका निर्माण होता है 22 से 24 आवर्स में इसका निर्माण होता है, जिसमें ओविडक्ट होती है, उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं इसमें इसमें मैग्नम, स्टिमर और गर्भाशय की कवच ग्रंथियों से इसमें जो सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। मैग्नम पार्ट होता है, उसमें श्लेष्म स्तर में एल्यूमिनियम लेयर का श्रावण करती है, यानी एल्यूमिनियम लेयर बनाती है। इसमें स्टिमस भाग होता है वो कवच झिल्लियों का निर्माण करती है और गर्भाशय की जो कवच ग्रंथियां होती हैं उससे उसमें शैल या कवच का निर्माण होता है। तो ये भी ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है कि जो ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं, मैग्नम, स्टिमस, गर्भश, उनमें से इस तरह से अलग अलग झिल्लियों का निर्माण होता है। इसमें अंडे में देखें तो बाहरी आवरण जो होता है, ये सबसे बाहरी आवरण होता है जिसको हम व्हाइट व्हाइट जो दिखने में होता है मुर्गी का अंडा, उसमें सबसे बाहरी आवरण को कवच कहा जाता है, जो किससे निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों के प्रति तो पारगम्य होते हैं लेकिन जल इनमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, सबसे बाहरी आवरण शेल, फिर इसके बाद होता है इसके अंदर शेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। शेल के बाद शेल मेम्ब्रेन होती है जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जो शेल के अंदर की तरफ होती हैं, जो चौड़े भाग को छोड़कर शेष भाग में फ्यूज्ड हो जाती हैं। यानी यहाँ पर एक इसका चौड़ा भाग होता है, इसको छोड़कर ये दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। चौड़े भाग में एयर प्रेजेंट होती है। इस भाग में क्या होता है कि इसमें एयर प्रेजेंट होती है जो आपातकालीन स्थिति में जो भ्रूण होता है उसको श्वास लेने में सहायता करती है। इसके बाद जो शेल मेम्ब्रेन के बाद जो शेल दूसरी लेयर होती है वो होती है एल्यूमिनियम लेयर, यानी इसके अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम लेयर होती है, जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है और ये विकासशील जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसका निर्माण किससे होता है? मैग्नम पार्ट से होता है। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फिर भाग होता है जिसके 2 भाग होते हैं, एक चैलेजल भाग होता है, एक माइक्रोपाइल भाग होता है। तो चैलेजल भाग होता है वो चैलेजल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, जो दोनों तरफ चैलेजल का निर्माण करती है। जैसे दोनों तरफ चैलेजल का निर्माण करती है, जिसके कारण जर्मिनल डिस्क जो कैसी होती है? एनिमल पोल वाला पार्ट है वो जर्मिनल डिस्क बनाती है, उसको ऊपर की तरफ बनाए रखता है। इसके अंदर होती है फिर सेलेजल मेम्ब्रेन के आगे बिटिलियन मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, पीतक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। इसमें जो यॉक फ्री भाग होता है वो एनिमल पोल जिसको बोलते हैं, जिससे जर्मिनल डिस्क बनती है और इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा भाग होता है इसका वेजिटल पोल होता है। इस वेजिटल पोल वाले भाग है, इस भाग में भी इसका जो केंद्रीय भाग है वो यॉक फ्री होता है, यानी जो इसमें यॉक नहीं पाया जाता। इसको क्या कहते हैं हम? लेट्रेबा। इसको क्या बोलते हैं? लेट्रेबा कहते हैं, जो कि जो एनिमल वाला पार्ट होता है जर्मिनल डिस्क की नेक को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसके नीचे का भाग है वो न्यूक्लियस और पेंडार कहलाता है और इसमें जो योक होता है दो प्रकार का होता है। किसमें? मुर्गी के अंडे में योक, येलो योक और व्हाइट योक होता है, जो कि ऐसे इस तरह से एक आंतरिक छल्लों के रूप में पाया जाता है, यानी छल्ले दिखाई रूप में। व्हाइट योक है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन जो येलो योक होता है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तो ये एक अंडे की पूरी व्यवस्था थी जो मैंने बता दी। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, योक कौन कौन सा बनता है और कौन व्हाइट योक में एल्यूमिनियम होता है, लेकिन जो येलो योक होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है।
कंपोजिशन देखें, हैन का जो एग होता है उसमें प्रोटीन 16 से 17% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, वाटर इसमें 40 से 42% और फॉस्फोलिपिड इसमें 32 से 33% पाया जाता है। प्रोटीन की दृष्टि से बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी सर्वाधिक होती है, क्योंकि 100% प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी इसका यूज कर सकती है। यानी जो अंडे में, क्योंकि जब भी तो बोलते हैं कि जो मुर्गी है या फिर कि अंडे में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसका 100% ह्यूमन बॉडी यूज कर लेती है इस प्रोटीन का। इसके लिए इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू वो सर्वाधिक तो होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया था डिटेल में। एक थोड़ा सा आपको समराइज करके भी इसको मैं बता देती हूँ कि जैसे देखिए, सबसे बाहर सेल होता है, थोड़ा डिटेल में है इसका। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, केवल इस भाग में ये जहाँ पे खुली हुई होती है वहां पे एयर स्पेस होती है। फिर आउटर लेयर ऑफ थिन लेयर, एल्यूमिनियम की 3 लेयर होती है, जिसमें आउटर लेयर होती है, फिर मिड लेयर होती है, इस तरह से होती है। इसके अलावा इसमें चले जर्मिनल डिस्क को हमेशा ऊपर की तरफ बनाए रखती है। जो ऊपर का भाग होता है इस तरह का, इसमें यॉक नहीं होता है, इसे हम एनिमल होल भाग कहते हैं, जिसमें जर्मिनल डिस्क का निर्माण होता है। ठीक है। तो और इसका जो बीच का भाग होता है, इसके बाद का जो पूरा भाग होता है वो यॉक युक्त भाग होता है, जिसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। जिसका जो केंद्रीय भाग होता है, उस केंद्रीय भाग में फिर से योक नहीं होता है, जिसे हम न्यूक्लियस ऑफ पेंडार मतलब इससे ये जो जुड़ा हुआ होता है उसे नेक ऑफ लेटरेवा कहते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंडार कहते हैं। इसमें जो यॉक होता है वो छल्लों के रूप में पाया जाता है, येलो यॉक होता है, व्हाइट यॉक होता है, और इस तरह से नेक ऑफ लेटरेवा इसमें पाया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट छिद्रयुक्त और पार्क में होती है। शेल मेम्ब्रेन 2 झिल्ली है, जिनके चौड़े भाग पर एयर स्पेस बनाती है। एल्यूमिनियम लेयर 3 लेयर्स होती है जो पोषण प्रदान करती है। शैलेजा का काम है जर्मिनल डिस्क को ऊपर की तरफ बनाए रखना। लेटरेवा केंद्रीय यॉक फ्री भाग होता है, उसे लेटरेवा कहते हैं। येलो यॉक फास्फोरस अधिक और व्हाइट यॉक में फास्फोरस कम होता है। इसकी शेप तो ओवल होती है, क्लिडोइड पॉलीसिस्टिक म्यूकोसिस्टल होती है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ हैन एग के बारे में। इसके अलावा फ्रॉग एग के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें जैसे स्पॉन होते हैं, जेली कॉर्ड से चिपके अंडों का जो समूह होता है, जिससे स्पॉन कहते हैं। और ये क्या काम करता है, जल सतह पर तैरने में शत्रुओं की सुरक्षा का काम करता है। एनिमल पोल पिगमेंटेड और डार्क होता है, जबकि जो वेजिटेबल पोल लाइट येलो और हैवी होता है, जो नीचे की तरफ पाया जाता है। और ग्रे क्रिसेंट संरचना पाई जाती है, जो निषेचित अंडे में होती है और भविष्य का ब्लास्टोपोर का निर्माण करती है। तो मैंने अंडों की स्ट्रक्चर भी अच्छे से बता दी, उसको समराइज करके भी आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा यहाँ तक देख लिया, काफी लंबा पार्ट है ये। आगे की जो क्लास है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अंडों के बारे में समझ लेना। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फैट मेम्ब्रेन, इनके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपको 1, 2 या 3 क्लास में ये पूरा करवा दूंगी। 2-3 बार पढ़िए, इसके बाद अपने नोट्स बना लो, समझ लो इसको। फिर इसके बाद आप इसमें ये जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक है या फिर एलन शीट्स में मिल जाते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं मुख्य रूप से आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएंगे। वहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर आप दूसरी बुक से इसको देख सकते हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, लोग इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।